नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के यूपी मंत्रा इस नए चैनल पे आप लोग जुड़े हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये फाउंडेशन बैच जो है इसकी शुरुआत हुई है। इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन हमने स्टार्ट किया है और ये बेसिक से एकदम क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम जीरो से क्लासेस से स्टार्ट है ये। जिसमें कि सबसे बेस अगर हम बात करें तो हम हमेशा यही बात करते हैं कि बेस क्या हो सकता है आपका। बेस हो सकता है कि आप एनसीईआरटी से अपनी शुरुआत करें। आई होप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भारत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यानी कि भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के लेट्स आप जुड़े हैं अनअकैडमी के यूपी मंत्रा पर। और यूपी मंत्रा पे आज हम अपने नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं इस नए प्लेटफॉर्म पर। सुबह 9 बजे आप जान ही रहे हैं कि करंट अफेयर्स की क्लासेस से हमने शुरुआत कर दी है। और आज हम ज्योग्राफी के सेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ज्योग्राफी का ये सेशन है दोस्तों, एकदम बेसिक, एकदम जीरो से हम क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं। कई बार जब आप लोग मेरे साथ जब चर्चा करते हो, कई बार आप बात करते हो, तो आपका जो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि सर भूगोल मेरे लिए एक नया विषय है और भूगोल की मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, भूगोल तो मुझे समझ ही में नहीं आता है। ऐसे कई तरह तरह के प्रश्न जो हैं वो आपको कि जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों हमेशा मेरा जवाब यही होता है कि शुरुआत आप एनसीईआरटी से कीजिए। और एनसीईआरटी से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत सारी जो आपके दिमाग में जो प्रश्न हैं, बहुत आपके जो डाउट हैं, उसको समय के साथ साथ जो है वो सारे क्लियर होते जाएंगे। सभी का स्वागत है। श्रीकांत, अनमोल, अनीता पाठक, प्रदीप, सभी का स्वागत। और एक बार सभी अपने मित्रों के साथ साझा कर दीजिए। जो पहली बार इस क्लास पे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहे। अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक्स जो है वो साझा कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो प्रश्न आपका होता है कि शुरुआत कहाँ से करें, तो उत्तर आपके दिमाग में यही आता है कि शुरुआत जो है वो एनसीईआरटी से करें। और एनसीईआरटी से आज हम लोग क्लास की जो शुरुआत कर रहे हैं, एनसीईआरटी के ही टॉपिक को लेकर हम शुरुआत कर रहे हैं। और इसके माध्यम से हम एक और प्रयास करेंगे कि हम ध्यान देंगे कि कौन कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक पर बन सकते हैं, या मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर भी हम काम करेंगे, ठीक है। तो फटाफट शेयर कर दीजिए। और पहली बार जो चैनल पे है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया होगा, लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों जब आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे तो सेशन का जो पहला टॉपिक है वो है आपका भारत की भौगोलिक स्थिति। एनसीईआरटी की भी बुक जब आप खोलोगे तो कुछ ऐसे ही मिलता जुलता आपको जो है वो चैप्टर मिलेगा। और भारत की भौगोलिक स्थिति को जो है मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अब जब भारत की अच्छा, दूसरी चीज है कि हम उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो जब हम भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ें तो क्या हमें उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का भी अध्ययन करना जरूरी है कि नहीं है ना। क्या हम साथ साथ में उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को भी जानते चलें कि उत्तर प्रदेश का भूगोल कैसा है, ठीक है, जिससे कि हमें आगे चलकर जो है इससे लाभ मिल जाएगा। तो जो भौगोलिक ज्योग्राफी, जो हम इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ें तो इंडिया की ज्योग्राफी के साथ साथ हम स्टेट की भी ज्योग्राफी को साथ में लेकर चलते चलें कि जिससे कि हमें जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है उस परीक्षा के समय हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए आप देखेंगे कि किसी भी टॉपिक को मैंने क्या किया है, 2 या 3 दिन में लेकर मैं चल रहा हूं, जिससे कि आपको जो है वो आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो भारत की भौगोलिक स्थिति पार्ट 1 हम पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है। और दोस्तों इस समय आप जुड़े हैं अनअकैडमी पर, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अभी तक आपने अनअकैडमी में प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके माध्यम से आप अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ कर सकते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो सब्सक्राइब करने के बाद जो आपको कोड यूज करना है, चाहे फ्री क्लासेस का चाहे पेड क्लासेस का, वो क्या कोड है, अनूप 10 कोड है। इस कोड के माध्यम से आप क्लासेस का जो है वो लाभ उठा सकते हैं।
ये मेरा प्रोफाइल है, ये आपको अनअकैडमी का जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, उसका लिंक जो है वो आपके स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है। तो जो भी अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं उन सभी से आग्रह है कि आप टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, कि जिससे कि आपको यहाँ आने वाले हर क्लासेस का जो लाभ है आपको मिल सके, ठीक है ना। तो अभी तक आप टेलीग्राम पे अगर नहीं हैं तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जिससे कि क्लासेस के जो है वो आपको लाभ मिल सके। आई होप कि आपको ये टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो शो हो रहा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और आपके स्क्रीन पर जो है वो भारत का जो है वो मैप आ चुका है ना। सभी के स्क्रीन पर जो है वो भारत का मैप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो सभी को दिख रहा है ना, ठीक है ना, सभी को दिख रहा है। तो ये भारत का मैप आपको दिख रहा है, भारत का नक्शा दिख रहा है। और भारत को जो है हम क्या कर सकते हैं, ये विभाजन आप देख सकते हैं, इनके स्थलाकृतियों के आधार पर आप भारत के विभाजन को देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। भारत को देखिए एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, एकदम जीरो से पढ़ रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आप पहले से जान भी रहे होंगे और उसको हमें अपडेट करते चलना। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके लिए सारी चीज़ें जो है वो नई भी होंगी। तो सबसे ऊपर हम देख रहे हैं, हमें ब्लू कलर में क्या दिख रहा है, हमें सबसे ब्लू कलर में आप यहाँ देखेंगे तो सबसे उत्तर में जो आपको ये हिमालय का क्षेत्र दिख रहा है, और ये आपका सबसे ऊपर का जो क्षेत्र जो है वो क्या है, हिमालयन रेंज है, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। हिमालयन रेंज से जैसे ही आप नीचे की तरफ चल रहे हैं तो आपको जो है वो नदर्न प्लेन यानी कि उत्तर भारत के जो मैदान हैं वो आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। उत्तर भारत के मैदान के नीचे अगर हम चलेंगे तो दक्कन का पठार यानी कि डेक्कन प्लेटू जो है वो आपको नजर आ रहा है। डेक्कन प्लेटू के पश्चिम में हम चलेंगे तो हमें इंडियन डेजर्ट यानी कि भारतीय मरुस्थल जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हम और आपके इधर पूरब की तरफ चलेंगे यहाँ तो आपको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है वो नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो द्वीप हैं वो आपको, ठीक है ना, यहाँ आपके अंडमान निकोबार, यहाँ लक्षद्वीप जो है ये सब दिखेंगे। अगले मैप में जो है उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो भारत के भूगोल के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो भारत के भूगोल का अर्थ क्या है कि जो भारत का जो एक भौगोलिक स्वरूप है, जिसमें भारत में जो भारत के भौगोलिक तत्व के जो वितरण है, ठीक है ना, और उसका प्रतिरूप जो है उसका हम अध्ययन जो है वो हम करते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि जब भारत के भूगोल के बारे में हम चर्चा करेंगे तो हम जानते हैं कि भारत का जो भौगोलिक रूप है वो क्या है, काफी विविध रूप है, विविधता से भरा हुआ रूप है। और भारत को अगर हम देखें दोस्तों तो एशिया महाद्वीप के सबसे दक्षिण में जब हम आएंगे, यानी कि दक्षिण एशिया में अगर हम बात करें तो 3 प्रायद्वीपों में से एक मध्यवर्ती जो प्रायद्वीप है वो देश कौन सा है, वो देश है आपका भारत, जिसकी आबादी, जिसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल है, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। कितना क्षेत्र है, 32,87,263, ठीक है ना। और इस हिसाब से अगर हम बात करें तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा जो देश है वो क्या है, आपके क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, जिसकी जनसंख्या जो है वो कितनी है, 1.3 अरब के साथ जो है ये जनसंख्या है। और अभी विश्व में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या जो है वो चीन की है, और चीन के बाद दूसरा नंबर जो है वो किसका है, भारत का है जनसंख्या के मामले में, ठीक है ना। अब भारत के अगर हम भौगोलिक संरचना के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो भारत के भौगोलिक संरचना में जो है वो हर प्रकार के स्थल रूप जो है हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि अभी हमने मैप में देखा कि भारत के जब उत्तर में आप जाएंगे तो आपको विशाल हिमालय की पर्वतमालाएं मिलेंगी। दूसरी ओर हम इसके दक्षिण में जाएंगे तो हमें हमें हिंद महासागर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और भी हम जाएंगे तो देखेंगे कि इसके जो हिंद महासागर के पास जो इसके तटीय क्षेत्र हैं वो क्या है, उबड़ खाबड़ या कटे फटे जो है आपके दक्कन खेत मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे इसमें दक्कन के पठार हमें देखने को मिलेंगे। उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है जिसमें हम देखेंगे कि आपका जो गंगा यमुना का जो आपका बहाव का क्षेत्र है ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। पश्चिम में हम चलेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, थार का मरुस्थल जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो काफी सारी विविधता है भारत के स्थल रूप में, और काफी सारी विविधता से जो है वो भारत का स्थल रूप जो है वो समाहित है। वहीं अगर हम और भी आगे चलें तो समुद्र में जो भारत के जो तटीय भागों के आगे चलेंगे तो छोटे छोटे जो है वो क्या देखने को मिलेंगे, आपको द्वीप देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कर्क रेखा के बारे में बात करें दोस्तों तो आप जानते हैं कि कर्क रेखा जो है वो भारत के बीच से गुजरती है, और
यही कारण है कि भारत में जो है वो हर प्रकार की जलवायु देखने को हमें मिलती है। यहाँ के मृदा के बारे में बात करें, यहाँ के वनस्पति के बारे में बात करें दोस्तों, और यहाँ के जैविक संसाधनों के बारे में बात करें, तो भारत जो है इन सभी से जो है आपका क्या है, समृद्ध है, और काफी ज्यादा विविधता हमें यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ विश्व में पाई जाने वाली हर मृदा की अगर हम बात करें, विश्व में जितने भी प्रकार की मृदा पाई जाएंगी, लगभग वो सारी मृदा जो है वो भारत में देखने को मिलती है। जैव विविधता के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भारत में जैव विविधता भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। वनस्पति की विविधता भी जो है हमें भारत में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है ना। प्रियांशु दुबे, अलका तिवारी, ठीक है, स्वागत है। और फटाफट शेयर भी करते रहिए अपने सारे मित्रों के साथ। और जो आप लोग अगर पहली बार, है ना, पहली बार अगर आप लोग जो है अगर इस चैनल पे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि क्या है कि सारे क्लासेस के जो है वो लाभ मिले। और बेल आइकन आप लोग दबा दीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, सारी क्लासेस के जो है वो लाभ मिले, और अपने सारे मित्रों के साथ, है ना, श्रीकांत, अलका, प्रियांशु, आरिफ, सभी को मैसेज मारिए कि सभी जो है आपके जो फ्रेंड्स हैं वो क्लासेस को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि कर्क रेखा जो है वो क्या है, भारत के बीच से गुजरती है, और भारत के बीच से गुजरने के चलते हमने क्या कहा कि हर प्रकार की जो जलवायु है हमें यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है ना। और प्राकृतिक विविधता की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ की नृजातीय विविधता और जनसंख्या के असमान वितरण के साथ हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो आपकी जो विविधता है, ठीक है ना, और जनसंख्या का जो असमान वितरण है, उसके चलते हमें क्या देखने को मिलता है कि ये सारे जो है इसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता जो है वो प्रदान करते हैं। इन सबके बावजूद यहाँ की ऐतिहासिक सांस्कृतिक एकता इसे एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करती है। भारत के बारे में हम क्या देख रहे हैं कि भारत में आप देखेंगे कि उत्तर भारत में जाएं, पूर्व भारत में जाएं, पश्चिम भारत में जाएं, दक्षिण भारत में जाएं, या भारत के जो द्वीपीय क्षेत्र है, चाहे अंडमान निकोबार हो, चाहे लक्षद्वीप हो, यहाँ अगर हम जाएं तो हम क्या देखते हैं कि भारत जो है वो काफी ज्यादा जो है विविध है। यहाँ तरह तरह के जो है वो आपके लोग मिलते हैं। उत्तर भारत के लोगों का रहन सहन, खान पीन, बोली भाषा, बोल चाल, सब कुछ आपको अंतर देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत में जाएंगे तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इतनी विविधता होने के बाद भी, इतनी सांस्कृतिक विविधता होने के बाद भी हम क्या देखने को मिलता है कि यहाँ हमें एकता जो है वो देखने को मिलती है। नोट मत कीजिए इसको, मैं इसका पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगा, है ना, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, नोट मत कीजिए, ठीक है। समझते रहिए सारी चीजों को, ठीक है ना। अब भारत के जब हम उत्तर के क्षेत्र में जाएंगे तो उत्तर के क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलता है, उत्तर के क्षेत्र में हमें हिमालय का जो है वो विस्तार देखने को मिलता है। और हिमालय का जो ये विस्तार है वो क्या करता है कि भारत में जो उत्तर की दिशा से आने वाली जो पौने हैं उनको रोकता है, और उत्तर की दिशा से हमारी सीमाओं की रक्षा करता है, ठीक है। तो उत्तर की दिशा में जब हम चल रहे हैं तो लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी, ठीक, ये पूरा क्या कहते हैं, उत्तर की दिशा में हम क्या देख रहे हैं, हिमालय इसकी सुरक्षा कर रहा है। और दक्षिण के क्षेत्र में हम चल रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, 7,000 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा हिंद महासागर के उत्तरी शीर्ष पर स्थित भारत का भू राजनीतिक महत्व भी बहुत इससे बढ़ जाता है, और इसके प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में जो है वो इसको स्थापित करता है, ठीक है। तो अभी और भी चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है, ठीक है ना, इसको, ठीक है, और भी चर्चा करेंगे दोस्तों। ये आप स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम जीएस पेपर 1 टेस्ट सीरीज 26 दिसंबर को आप चाहें तो इसका टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और रैंक 1 अगर आप लाते हैं तो आपको 100%, रैंक 2, 3 पर 50%, रैंक 4 to 25 पर आपको 25% जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगा। इसका आप लाभ उठाइए। स्कॉलरशिप के लिए जो आपको कोड यूज करना है वो कोड क्या है, अनोप 10 का कोड यूज करके आप स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। उत्कर्ष क्या लिख रही हो, पकड़ के लाई हो, बिल्कुल बिल्कुल। ऐप पे क्लास 2 बजे आती है, ठीक है ना। और फटाफट सभी को शेयर करते रहो, है ना। नया चैनल तो बहुत सारा, अच्छा मैं सवेरे देख रहा था सुबह 9 बजे वाली क्लास जो लेट्स क्रैक पे क्लास चल रही थी, वहाँ सब स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वहाँ जो है वो वेट कर रहे थे, वेटिंग शो हो रहा था वहाँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को ये भी बता दीजिए क्लासेस जो है यहाँ चल रही है तो वो यहाँ जुड़ जाए। इसके अलावा जो है वो मेंस टेस्ट सीरीज है दोस्तों, इसका आप लाभ उठाइए, है ना। अगला टेस्ट जो है मुझे लग रहा है कि अब कौन सा मिलेगा, जनरल हिंदी, ठीक है ना। 19 दिसंबर को जो है वो टेस्ट मिल सकता है, तो इसका आप लोग इस टेस्ट का जो है वो लाभ उठाइए। 19 दिसंबर को ये जनरल हिंदी का टेस्ट होगा, ठीक है।
और टेस्ट जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे, ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा, 9:30 से 12:30 ये टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आपका एसए का है 26 दिसंबर को होगा, इसका भी आप लोग लाभ उठाइए। ठीक है, ये फाउंडेशन कोर्स कल से स्टार्ट हो चुका है, इसका आप लाभ उठा ही रहे हैं। आइए हम लोग एक बार भारत के जो है इसको एक बार मैप को देखें और देखें कि भारत में का जो मैप है उस हिसाब से हम भारत को देखें। तो दोस्तों अगर हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का अगर हम विस्तार देखते हैं, उत्तर दक्षिण विस्तार को अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो टोटल इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। पूरा पश्चिम विस्तार को अगर हम भारत के देखते हैं दोस्तों, तो पूरा पश्चिम विस्तार में इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इसका जो सबसे अच्छा एक चीज और है, ठीक है ना, भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ये कहाँ आपके गुजरात में है, पश्चिमोत्तर बिंदु है, और जगह का नाम क्या है, गौर माता। ठीक है ना, कितने पे है, 68.7 मिनट, 68 डिग्री, माफ कीजिएगा 68 डिग्री 7 मिनट जो है देशांतर जो है वो सबसे पश्चिमी जो है वो भारत की बिंदु है। ठीक है ना, सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश में, जगह का नाम क्या है, किबीथू। क्या जगह का नाम है, किबीथू। सबसे उत्तरी बिंदु के अगर हम बारे में बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, 33 डिग्री 6 मिनट पे इंदिरा कौल। ठीक है ना, उत्तर बिंदु है आपका। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो आपका क्या है, कन्याकुमारी में है, केप कमोरिन। ठीक है ना, कन्याकुमारी में केप कमोरिन। ठीक है ना, तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है ना, भारत के तटरेखा के बारे में बात करें तो भारत का जो तटरेखा है वो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है ना, क्लियर है। अब सीमा के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की जो सीमा है अन्य देशों के साथ इसकी जो सीमा बनती है, तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वो है 3323 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है, ठीक है ना, वो 106 किलोमीटर है। ठीक है ना, भारत और चीन की जो सीमा है वो 3488 किलोमीटर है। भारत और नेपाल की जो सीमा है वो 1751 किलोमीटर है। भारत और भूटान की जो सीमा है वो 699 किलोमीटर है। और भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि भारत जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा साझा करता है, या भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है, और आपके सामने ऑप्शन अगर आए चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल, तो आपका उत्तर क्या होगा, एक बार आप कमेंट सेशन में करके बता दीजिए कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है वो किस देश के साथ सबसे ज्यादा है। ठीक है, एक बार मैंने ये बता दिया है, एक बार आप लोग भी जो है इसका उत्तर जरूर दीजिए। ठीक है, चले आगे बढ़ें। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर दीजिए। बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजों पे मैं बात कर रहा हूं जो कि आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ के आपको परेशान करता है ना, तो एकदम बेसिक में लेकर मैं आ गया हूं कि एनसीईआरटी अगर आप नहीं भी पढ़ो तो भी आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पूरा हम एनसीईआरटी का जो है एक बार आपके साथ रिवाइज कर लेंगे, काफी डिटेल में सारा हम लोग पढ़ लेंगे कि कोई समस्या नहीं आएगी, पहली चीज। और दूसरी चीज मैंने एक बात क्या कही है कि भारत के भूगोल के साथ हम उत्तर प्रदेश के भूगोल को भी साथ में लेकर चलेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश में होने वाले किसी भी परीक्षाओं में अगर उत्तर प्रदेश से प्रश्न आता है तो आप अपना बेहतर वहां करोगे। और उम्मीद करता हूं कि पसंद आएगा। जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उन सबके लिए जानकारी है, इस जानकारी को अपने दिल दिमाग में बैठा दीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस के पीडीएफ भी मिल जाएंगे, क्लासेस को हमें समझते रहना है। ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं सेशन को, सभी लोग सेशन को एंजॉय कर रहे हैं एकदम बेसिक से। इतना बेसिक इतना नॉर्मल चीज मैं जल्दी पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं। किस लिए पढ़ा रहा हूं कि मेरा एक भी बच्चा जो है ना वो इतू सी भी गलती ना कर पाए। बात समझ रहे हो, थोड़ी सी भी गलती नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। और सिलेक्शन में कहते हैं ना, नाव की एक छोटी सी छेद होती है पूरी नाव को डुबा देती है, तो एक छोटा सा छेद भी नहीं रहने देना है, एकदम पूरा का पूरा सब कुछ तैयार करके रखना है कि दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब भारत की स्थिति व विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा के अगर बारे में बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा जो उत्तर पश्चिम में जो उसका जुड़ा होता है वो किससे हो रहा है? पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से। उत्तर की तरफ हम जब चले, उत्तर पश्चिम में क्या? पाकिस्तान अफगानिस्तान, समझते रहिएगा। उत्तर की तरफ चले तो चीन तिब्बत, ठीक है ना। लेकिन तिब्बत को भारत एक अलग देश मानता है, लेकिन चीन क्या बार बार कहता है कि भैया तिब्बत हमारा एरिया है, तो हम चलो भैया तिब्बत को चीन का हिस्सा ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो उत्तर में हम आ रहे हैं तो चीन, नेपाल, भूटान। पूरब में आइए, पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिला, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में कौन है? तो नॉर्थ वेस्ट में है आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। नॉर्थ में अगर हम आए तो नॉर्थ में कौन है? तो नॉर्थ में है आपका चाइना, चाइना के साथ भूटान और भूटान के साथ नेपाल, ठीक है। ईस्ट में हम आ रहे हैं तो ईस्ट में कौन है? ईस्ट में है म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है ना, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप जो है वो भारत के क्या है? आपके द्वीपीय समूह है, ठीक है ना। ये क्या है? आपके द्वीपीय समूह है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत की समुद्री सीमा के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत की समुद्री सीमा से जो भारत की सबसे दक्षिण समुद्री सीमा होगी वहां आपको क्या देखने को मिलेगा? मालदीव जो है वो एक देश देखने को मिलेगा जो भारत की सबसे दक्षिण सीमा से है। और दूसरा मतलब सुदूर में आपको मालदीव दिखेगा और पास में आपको क्या दिखेगा? श्रीलंका दिखेगा। थोड़ा सा पूरब में समुद्री सीमा पे हम चलेंगे भारत में तो आपको क्या देखने को मिलेगा? थाईलैंड और इंडोनेशिया जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अगर हम भारत की स्थलीय और समुद्री सीमा जो है वो दोनों जो है वो साझा करती है। तो एक और क्वेश्चन आपसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट दे रहे हैं उनसे ये पूछ सकता है कि वो कौन सा देश है जिसकी स्थलीय और समुद्री दोनों सीमा जो है वो भारत से लगती है। तो दिमाग में आपके क्या आ जाएगा कि सर पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार एक ऐसे 3 देश हैं जिनकी स्थलीय और समुद्री सीमा ये दोनों जो है वो भारत के साथ जो है वो लगती है। याद आ गया? एक बार आप लोग कमेंट में जो है रिप्लाई कर लीजिए कौन कौन है। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये 3 ऐसे देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा दोनों जो है वो किसके साथ लग रही है? भारत के साथ लग रही है, ठीक है। चलो आगे चलते। अब देश की जो चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु है, ये आपके पास एक चार्ट है। दक्षिणतम बिंदु जो कि मैंने कहा इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, जिसको ग्रेट निकोबार द्वीप भी कहते हैं। उत्तरतम बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है, ठीक है। पश्चिमोत्तर बिंदु जो है वो आपका गौर मोता या गुहार मोती है गुजरात में। पूर्वोत्तर बिंदु जो है वो किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में। और मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा जो है वो आपका क्या है? कन्याकुमारी है। कहां? तमिलनाडु में। तो 2 चीज आपको दक्षिण की जब हम बात कर रहे हैं तो 2 चीज जो है, ठीक है, आपके दिमाग में आनी चाहिए। एक क्या है? यहां देखिए मैं कर दे रहा हूं आप लोग के लिए थोड़ा सा, हाँ, इसको मैंने क्या किया? गोला मार दिया, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया? गोला मार दिया। ये 2 गोला क्यों मारा भैया? दक्षिणतम बिंदु पे बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। दक्षिणतम बिंदु पे बात करें दोस्त तो इंदिरा पॉइंट है। लेकिन अगर मुख्य भूमि बात करें दक्षिण सीमा तो क्या है? कन्याकुमारी, ठीक है ना। इसीलिए एकदम गोला जो है वो बड़ा सा मारा है कि आपको क्या करे? ये गोला नजर आए, ठीक है। क्लियर है? चलें आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस समय जुड़े हैं कहाँ आप? अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल नंबर से जो है रजिस्टर्ड कर लीजिए और मुझे सर्च करके फॉलो कर लीजिए अनूप उपाध्याय नाम से, है ना। किस लिए फॉलो कर लीजिए? कि जो भी आपको पेड और फ्री क्लासेस हैं वो सभी का लाभ मिल सके। कोड क्या यूज करना है दोस्तों? कोड जो है वो यूज कीजिएगा, ये क्या है? कोड क्या यूज करना है? कोड आपको यूज करना है ANUP10 अनूप 10 कोड का यूज कीजिएगा, जिससे आपको जो भी फ्री क्लासेस हैं और पेड क्लासेस हैं इन सभी का आपको लाभ मिल जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। दुर्गा सिंह प्रणाम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी के एडवांटेज क्या है? तो दोस्तों अनअकैडमी का एडवांटेज है एनीवेयर एनी टाइम, है ना, आप क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं, है ना।
तो बार बार हम कहते हैं कि भैया कहीं भी रहो, है ना, चाहे खाना खाते रहो, चाहे हाथ धुलते रहो, चाहे गैया चराते रहो, चाहे खेत में टहलते रहो, है ना, चाहे छत के ऊपर बैठो, चाहे फेड़ा के नीचे बैठो, कहीं भी बैठो, है ना, व्हाट्स एन आइडिया सर जी, हर जगह बैठ के आप अपना पढ़ाई कर सको। रूबी रानी प्रणाम। आपके पास अपॉर्चुनिटी है घर के खेत और खलिहान और घर के दालान से मुखर्जी नगर, इलाहाबाद और लखनऊ की शान बनने का, यानी कि अपने फोटो को बड़े बड़े पोस्टर पे छपवाने का कि आप तो भैया सिलेक्टेड हो। एसेस कर सकते हो मल्टीपल कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज को, ठीक है ना। वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस का लाभ है, अनलिमिटेड क्विजेस का लाभ ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में लेके मल्टीपल लाइव डाउट क्लिक सेशन है, इनका भी लाभ उठा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, भारत का जब हम नक्शा देखते हैं, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि भारत का जब नक्शा देखेंगे तो आपको भारत में जो है कर्क रेखा जो है, ठीक है, कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरते हुए दिखती है। नीचे चलते हैं, ठीक है ना। जब नीचे चलते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, दक्षिण में जब हम जाते हैं तो दक्षिण के लोगों का जो रंग है उत्तर भारत की तुलना में हम क्या देखते हैं, उनके कपड़े, पहनावे, रंग, वेशभूषा, बाल, सब में अंतर देखने को मिलता है। कारण क्या है, कारण है वहां की जलवायु। उनकी जलवायु का प्रभाव आपको देखने को मिलता है ना, ठीक है। अब साउथ इंडियन फिल्में आप लोग देखते होंगे, बड़ा शानदार फिल्म होता है, मैं तो एकदम फैन रहता हूँ साउथ इंडियन मूवीज का, ठीक है। जब भी अकेले बोर होता हूँ कुछ साउथ इंडियन मूवी लगा के देखता रहता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, शाम को 4 बजे वाला टाइम हम लोग ने फिर से स्टार्ट कर दिया। लेकिन हम क्या देखते हैं साउथ इंडियन मूवी में, ठीक है, तो हम वहाँ की जलवायु के हिसाब से जो है वो वहाँ के लोग हैं, ठीक है। कारण क्या है वहाँ की जलवायु, तो दोस्तों भारत के जब दक्षिण में हम चलेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भारत के जैसे हम दक्षिण में जाएंगे तो हमें विश्वत रेखा जो है एकदम, भारत मान लो ये भारत के नीचे का क्षेत्र है, तो विश्वत रेखा इसके नीचे से जो है आपको गुजरते हुए दिखेगी। अब विश्वत रेखा वहां से गुजरते हुए दिखेगी, ठीक है। तो विश्वत रेखा क्या करता है, विश्वत रेखा जो है वो पूरे ग्लोब को जो है, यानी कि पृथ्वी को जो है वो 2 भागों में विभाजित करता है, ठीक है। यानी कि विश्वत रेखा के उत्तर के जो देश होंगे या उत्तर के जो भी आपके क्षेत्र होंगे उनको हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और दक्षिण के जो क्षेत्र होंगे उनको हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। यानी कि भारत जो है वो विश्वत रेखा के उत्तर में है, अर्थात भारत जो है वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। और देश का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण, हमने क्या बात किया कि उत्तर से दक्षिण अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से नीचे, अब तो लद्दाख से, मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर ने, लद्दाख से नीचे तमिलनाडु यानी कि कन्याकुमारी के पास तक हम आते हैं, और एक लंबी सी रस्सी लेके अगर खींचने का प्रयास करेंगे तो पता है कितनी रस्सी लग जाएगी, 3214 किलोमीटर लंबी रस्सी लग जाएगी। मान लीजिए कन्याकुमारी के एक पेड़ पे आप गए और कटियां मार दिए, और उसके बाद एक सबसे ऊपर में आप इंदिरा कॉल पे जाए और वहां आप एक कटियां मार दिए, ठीक है। तो दोनों जो कटिया के बीच में जो रस्सी की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, वो दूरी होगी 3214 किलोमीटर। क्या हो गया भैया, अच्छा कोई नाम बताइए। यार साउथ की फिल्मों का दिक्कत क्या है ना कि साला नाम कुछ और रहता है और अंदर रहता है कुछ और, ठीक है। तो पिक्चर के नाम पे तो भाई जाना बड़ा दिक्कत है ना। फोटो कुछ और रहता है और अंदर घुसो तो कुछ और रहता है ना। पता चलता है कि एनटीआर की मूवी है और अंदर अल्लू अर्जुन जो है वो बैठे हुए हैं, तो बड़ा दिक्कत है। वो यूट्यूब पे ऑप्शंस आता है, उसी में ढूंढ लीजिए, जो अच्छी लग जाए उसको देख लीजिएगा, नाम तो जल्दी हमको याद ही नहीं होता है, ठीक है। चलिए, और पूरब से पश्चिम तक की अगर हम बात करें तो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। भारत की जो स्थलीय सीमा है, इसकी जो लंबाई की अगर हम बात करें तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है, ठीक है ना। और समुद्र तटियों की सीमा की अगर हम बात करें मुख्य भूमि से, तो मुख्य भूमि की समुद्र तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, ठीक है। लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई जो है वो 7516.6 किलोमीटर है। ये चीज आप लोग जो है वो दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब ठीक है ना, ये सारी जो चीजें हैं आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, भारत और पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं, ये भी कभी कभी क्या करता है कि आयोग आपसे पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर
और साथ में अब यहाँ लद्दाख जोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है ना। पंजाब, राजस्थान, गुजरात। भारत और अफगानिस्तान की सीमा के बारे में बात करें तो इसको हटा के आप जम्मू कश्मीर की जगह पे यहाँ आप लद्दाख को जोड़ दीजिएगा, है ना, ठीक है। स्पर्श करता है। डूरंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य जो है वो सीमा रेखा बनाता है, ठीक है। 1893 में जो है इसका निर्धारण किया गया था। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाता है। 1914 में जो है इसका निर्धारण किया गया था, लेकिन चीन जो है इसको मानता नहीं है। रेडक्लिफ रेखा के बारे में हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाता है। 1947 में इसका निर्धारण किया गया था। भारत एवं चीन को स्पर्श करने वाला जो राज्य है, ठीक है, भारत और चीन के बारे में बात कर रहे हैं तो भारत और चीन को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो आपका क्या हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसको चेंज ही कर देते हैं, है ना, इसको हटा ही देते, नहीं तो बाद में कोई कहेगा कि सर आपने गलत पढ़ा दिया था, ठीक है ना। तो लद्दाख हो गया आपका, ठीक है, एकदम बड़े बड़े में, ठीक है। म्यांमार को कौन कौन सा सीमा टच करता है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यांमार को स्पर्श करने वाला राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बांग्लादेश को स्पर्श करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, कई बार जो है, ठीक है ना, कई बार जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है इस पर जो है वो प्रश्न पूछ दिया है, ठीक है ना, सीमा वाली बात पे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेपाल को कौन कौन सा स्पर्श करता है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है वो किसको करता है, नेपाल को स्पर्श करता है। भूटान को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, आसाम है और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अरब सागर के बारे में बात करें तो अरब सागर के जो तट पे कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक और केरल है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के अगर तट पे अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी पे कौन कौन से राज्य हैं, तो तमिलनाडु है, आंध्र है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, जो कि आपके क्या है, बंगाल की खाड़ी पर जो है तटीय राज्य है। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि आयोग प्रश्न पूछता है। ये आयोग के मन पसंदीदा उलझाऊ टॉपिक है जहां से प्रश्न बोलता है और फिर उसके बाद जब यहां गलतियां हो जाता है तो आप अपना कपार पकड़ के क्या होते हो, रोने लगते हो कि यार ये कैसे गलत हो गया। और ये एनसीईआरटी क्लास 6, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 6 का टॉपिक है दोस्त, ठीक है। कहां का टॉपिक है, एनसीईआरटी क्लास 6 का टॉपिक, गलती नहीं करना है ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखना। चलिए, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल मेरे मुंह से तेरल निकल गया, फिर मैंने कहा भैया मैं तुतला क्यों रहा। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें दोस्तों तो वो कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री तटीय जो है वो सबसे ज्यादा है, तो गुजरात वो राज्य है दोस्तों जो सबसे अधिक समुद्री तटीय वाला है। और सबसे छोटा जो राज्य है, मतलब सबसे छोटा जो समुद्री तटीय सीमा वाला जो राज्य है वो कौन सा है, आपका गोवा है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये दीपक कौन है, शिव ही है दीपक या कोई और है, ठीक है ना। चलिए, अब कुछ दर्रे हैं, अब इस दर्रों के बारे में हम आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे मैप के साथ, लेकिन ये जो नाम याद रखना उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। बुर्जिल दर्रा नाम याद रखिएगा। ये बुर्जिल दर्रा क्या करता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या आप लद्दाख का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है इसको आप मान सकते हैं, ठीक है ना, को क्या करता है, श्रीनगर से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तिपकीला दर्रा सतलज का गौर्ज हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को क्या करता है, ये जोड़ता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे अगर हम चलते हैं, ठीक है ना, तो बारालाचाला, तो ये आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। नीति एवं लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। नाथुला एवं जीपला दर्रा सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। बूमला, टोंगला, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। तो यहाँ दर्राओं के बारे में हमने बात किया, ठीक है। एक बार दर्राओं पे फिर हम लोग चलते हैं। सबसे पहला मैंने जो चर्चा की वो क्या था, आपका
बुर्ज दर्रा क्या करता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। दूसरा क्या था, जोजिला, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। फिर इसके बाद क्या था, सिपकी किला, तो ये आपका सतलज का गार्ज आपका जो हिमाचल प्रदेश में है उसको आपको तिब्बत से जोड़ता है। फिर उसके बाद था आपका बारालाचला, तो बारालाचला जो है वो आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। फिर आपका था नीति और लिपू लेक जो कि उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला और जिपला जो है वो आपका सिक्किम को जो है वो तिब्बत से जोड़ता है। और उसके बाद क्या था आपका बुमला, टुंगला, बोमडिला जो कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये सारे जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपके क्या हैं, दर्रे हैं जो कि जोड़ने वाले दर्रे हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, करंट टाइम्स, करंट अफेयर्स बूस्टर फॉर यूपी एग्जाम है। रैंक 1 2 3 आप लाते हैं तो 25% स्कॉलरशिप मिलेगा 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे। मंडे टू फ्राइडे टेस्ट होता है, रोज रात 8 बजे होता है। 20 क्वेश्चन 20 मिनट 40 मार्क्स के आते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया भाई, ठीक है, और इनको चाहिए कि सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप इसका लाभ उठाइएगा। कोशिश कीजिएगा बस नया मोबाइल नंबर और नया ईमेल आईडी का जो है वो प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, दूसरा इसके अलावा ये आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके अलावा कुछ बैचेस इसका आप लाभ उठा सकते हैं, कुछ बैचेस इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अब यहां तक तो हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे कि जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, ठीक है ना, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय भारत में जो है, ठीक है ना, ठीक है ना, शिव क्या पासेस, ना भाई ना भाई, पासेस आपको मिलेंगे मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए, पासेस आपको दक्षिण में भी देखने को मिलेंगे। पास का मतलब क्या होता है, पास का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में एक वर्ड आप बोलते हो ना, जब कोई खड़ा रहता है और आपको पार होना रहता है तो आप क्या कहते हो, लेट मी पास, है ना, लेट मी पास जो है, ठीक है ना, लेट मी पास। ठीक है, और सिंपल सी अपनी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, चल खसका हो, खसकिया हो, है ना, ठीक है, और जो थोड़े से दबंग टाइप के रहते हैं वो क्या बोलते हैं, चल हट। ठीक है, तो पास का मतलब क्या होता है, पास का मतलब होता है रास्ता। कहाँ का रास्ता, जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, तो उन पहाड़ी क्षेत्र में जो रास्ते होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, पास कहा जाता है, पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में। ठीक है ना, ठीक है, तो पास आपको मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए। जब हम पासेस के ऊपर जो स्पेशल टॉपिक लेंगे तो उसमें हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, मैप के माध्यम से इसको समझेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के प्रभाव, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के प्रभाव के बारे में अगर हम बात करें तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय प्रभाव विस्तार कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। ठीक है ना, 30 डिग्री का अंतर है। परंतु अगर हम बात करें दोस्तों, मतलब अक्षांशीय और देशांतरीय मतलब कि उत्तर से लेके दक्षिण और पूरब से लेके पश्चिम तक, ठीक है ना, अगर हम वो डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना देखने को मिलेगा, 30 डिग्री का देखने को मिलेगा। ठीक है ना, परंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी जो है वो समान नहीं है। ठीक है ना, अब ये प्रश्न आया है तो 30 डिग्री लेकिन दूरी जो है वो समान नहीं है, तो प्रश्न क्या आया, तो दोस्तों आप जानते हैं कि अक्षांश रेखा जो है वो क्या होती है, हमें तो पता है अक्षांश रेखा जो है आभासी है, वर्च मतलब कि एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक दूसरे के जो है वो पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल है, ठीक है, लेकिन देशांतर रेखा के बारे में हम बात करें तो देशांतर रेखा जैसे ध्रुवों के पास जाती हैं, है ना, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, घटती जाती है। और ये कहा जाता है कि ध्रुवों पर जाकर सारी देशांतर रेखा जो है वो मिल जाती है। क्लियर है, देशांतर रेखा की जो सबसे ज्यादा दूरी होती है वो कहां आपको देखने को मिलेगी, विषुवत रेखा पर, और सबसे कम दूरी आपको देखने को मिलेगी ध्रुवों पर। ठीक है, क्लियर है। तो ये दिख तो रहा है 30 डिग्री का, लेकिन अगर हम भूमि पर इसकी दूरी की बात करें तो दूरी हमें क्या देखने को मिलेगी, दूरी हमें कम देखने को मिलती है, जिस पर हमने बात किया। दो अक्षांशों के बीच की अगर सर्वत्र दूरी के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि मान लीजिए कि एक हम मानते हैं कि 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ के बीच की अगर हम डिस्टेंस के बारे में हम बात करें तो आपको हर जगह जो है वो दूरी समान देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए 50 डिग्री ईस्ट और 80 डिग्री ईस्ट के बीच की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो यहां आपको दूरी जो है वो समान देखने को नहीं मिलेगी। कारण क्या है, कारण वही है कि अक्षांश रेखा जो है वो सभी एक दूसरे के पैरेलल होती है, और देशांतर रेखाएं जो हैं जब ध्रुवों की तरफ जाने लगती हैं तो इनकी दूरियां जो हैं वो कम होने लगती है। ठीक है ना, इसलिए भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार
उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा आपको कम प्रतीत होता है। जब हमने उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी देखी तो आपको दूरी क्या हुई, ज्यादा देखने को मिली। लेकिन जब हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की दूरी देख रहे थे तो हमें दूरी क्या देखने को मिली, कम देखने को मिली। मिली कि नहीं मिली, ठीक है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि देशांतर में जो दूरी है, डिग्री में अगर हम बात करें तो 30 डिग्री के आसपास है, ठीक है ना। देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार हम क्या देख रहे हैं कि दोनों 30 डिग्री के आसपास है। जैसे कि आप यहां फिर से एक बार देखिएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट और 27 डिग्री 6 मिनट, टोटल कितनी का अंतर आ रहा है, 30 डिग्री का। लेकिन अगर किलोमीटर में इसकी दूरी ले रहे हैं तो 3214 किलोमीटर है, ठीक है। यहां आप देखिए तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी अप्रोक्स 30 मिनट का है। लेकिन दूरी में अगर हम देख रहे हैं तो दूरी कितना है, 2933 किलोमीटर। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं कि दोनों के दूरी में जो अंतर है वो लगभग कितना है, लगभग 300 किलोमीटर के आसपास का जो है हमें अंतर देखने को मिलता है। तो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास के अंतर देखने का मतलब है कि भाई ये जो रेखा है, ठीक है ना, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये जो रेखा अक्षांश, ये सभी जगह जो है वो बराबर होंगे। लेकिन ये जो देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा सभी जगह जो है वो बराबर नहीं होंगे। इनमें जो है ध्रुवों के तरफ बढ़ने में क्या होगी, दूरियां जो हैं वो कम होने लगेंगी। ठीक है, क्लियर है। ये इतना मैं इसलिए बार बार डेप्थ में जाके इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके दिमाग में जो है ये सारा छप जाए। ठीक है, चलिए। उत्तर भारत के उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी से 281 किलोमीटर कम है। यह भी आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है ये स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है कि दूरी में अंतर कितना है, तो 281 किलोमीटर, ठीक है ना। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय आकृति है। कैसी है, चतुष्कोणीय आकृति है। अब अक्षांश के विस्तार का प्रभाव और देशांतर के विस्तार का प्रभाव क्या है, ठीक है ना, इस पर हम बात करेंगे। तो अक्षांश के प्रस्ताव जो अक्षांशीय जो रेखा है, जो भारत को हम कहते हैं कि भारत को दो भागों में विभाजित की रही है, और भारत के लगभग अगर हम बात करें तो 8 राज्यों से जो है ये अक्षांश रेखा जो है वो पार हो रही है। 8 राज्य कौन कौन से हैं जहां से पार हो रही है, तो 8 राज्य हैं आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है ना। यहां से पार होते हुए फिर आपके आगे की तरफ बढ़ती है। झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर आपकी गुजर रही है। फिर से एक बार रिपीट कर लें, एक बार साथ में आप लोग रिपीट कर लीजिए, साथ साथ में रिपीट कर लीजिए, है ना। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यहां से जो है वो आपके जो है भारत को जो काटते हुए यहां से जो है आपकी 23.5 डिग्री की जो रेखा है, अक्षांशीय रेखा जो उत्तरी आपका जो है वो क्या कर रही है, गुजर रही है, ठीक है ना। अब कर्क रेखा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कर्क रेखा में हम क्या कह रहे हैं कि 23.5 डिग्री, ठीक है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो क्या कर रही है, भारत को 2 भागों में बांट रही है, ठीक है ना। उत्तर का जो भारत है और दक्षिण का भारत, और ये क्या कर रही है, यहाँ की जलवायु को भी परिवर्तित कर रही है, ठीक है ना। दक्षिण के नीचे मतलब हम आपके जो अक्षांश रेखा उसके दक्षिण में जाते हैं तो हमें किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है। और इसके उत्तर में हम जाते हैं तो हमें कैसी जलवायु देखने को मिलती है, उपोष्णकटिबंधीय या कोष्णशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है। और इस जलवायु का प्रभाव हमें यहाँ के लोगों के, यहाँ की संस्कृति पे, यहाँ के वेशभूषा पे, यहाँ के खान पान पर, ठीक है, यहाँ के पहनावे पर, बोली खाना पीना जो भी है सबको पे हम जो है इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव जो है वो कहां देखने को मिलता है, दिन और रात की अवधि पर भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन जो हैं वो 45 मिनट का हमें अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आप सभी के लिए है, ठीक है ना, कि अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव जो है हमें दिन और रात की अवधि में देखने को मिलता है। और केरल में जो है सबसे बड़ा दिन अगर किसी दिन होगा और सबसे छोटा दिन किसी दिन होगा, तो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटे दिन के बीच में, ठीक है ना, जो अंतर आपको देखने को मिलेगा वो अंतर 45 मिनट का देखने को मिलेगा। जबकि वही हम लेह में अगर हम चलें तो यह अंतर मात्र हमें, ठीक है ना, यह अंतर जो है हमें
5 घंटे का जो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। केरल में मात्र 45 मिनट का, और लेह में हमें ये अंतर कितने को देखने को मिलेगा, 5 घंटे का देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत का जो सबसे उत्तर का भाग है, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, ठीक है, तो जम्मू का लद्दाख का क्षेत्र हो गया, है ना। तो भारत का जो सबसे उत्तर का भाग है, वहां हम क्या देखते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं, क्योंकि ये जो है विषुवत रेखा से काफी दूर हो जाती है, तो सूर्य की किरणें जो है वो क्या होती है, यहाँ तिरछी पड़ती है, और सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती है, तो इससे क्या होता है, सूर्य ताप जो है यहाँ काफी कम मिलता है। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि शीत ऋतु में दक्षिण भारत की तुलना में, यानी कि अगर हम तमिलनाडु और केरल की तुलना जम्मू एंड कश्मीर से करेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो ठंड है, हिमाचल प्रदेश में जो ठंड है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और वही अगर हम केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में जाएं, तो हमें उतनी ज़्यादा ठंड देखने को नहीं मिलती है। कारण क्या है कि केरल और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो विषुवत रेखा के पास, और यहाँ सूर्य ताप जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है। ये कुछ बैच कोर्सेस हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, इसका आप लाभ उठा सकते हैं, है ना। ये कुछ बैच कोर्सेस हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं केवल एक कोर्स के लिए, तो आपको ये जितने भी एग्जाम हैं, यूपीपीएससी अपर लोअर, पीसीएस, आरओएआरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, लेखपाल, बीओ और ऑप्शनल कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। आपको क्या करना है, जो कोड यूज करना है, रेफरल कोड एडमिशन के लिए अनूप 10 का कोड यूज करेंगे आप, और आपको 10% जो है इससे क्या होगा, आपको ऑफ भी मिलेगा, है ना। तो ये ऑफ भी ले सकते हैं। इंजॉय कर रहे हैं सेशन को, मजा आ रहा है, बताते रहिएगा सभी लोग। अलका, श्रीकांत, उत्कर्ष, सोन, ठीक है, सोन काफ़ी लेट जुड़े हो। 4 बजे का टाइम याद रखिएगा, ये वही पुराना टाइम है, और इस पुराने टाइम पे हम लोगों ने फिर से इसकी शुरुआत कर दी है। इसके अलावा विजयी भाव मेंस बैचेस से इसका आप लाभ उठाइए। फी स्ट्रक्चर आपको दिख ही रहा है, 24 महीने का फी जो है वो 13,600 है, 12 महीने की फी जो है 9,350 है, 6 महीने की फी 7,650, 3 महीने की फी 4,250 और 1 महीने की 1,700 है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप कोड यूज करोगे ANUP10 अनोप 10, आपके फी में आपको क्या हो जाएगा, 10% का ऑफ मिल जाएगा, और आपका फी 24 महीने का 12,240, 12 महीने का 8,415, 6 महीने का 6,825, 3 महीने का 3,825 और 1 महीने का 1,530 रुपया हो जाएगा। इसका आप लाभ उठाइए, है ना। शेयर भी करते रहिए, और जो भी पहली बार चैनल पर जुड़े हैं दोस्तों, तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कि क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर आपको मिलते रहेंगे, है ना। बेसिक ज्योग्राफी है एनसीईआरटी से, ठीक है, हम लोग करेंगे। इसके अलावा सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर है, घर बैठे बैठे यूपी बिहार की तैयारी कीजिए। 6 महीने की फीस 7,960 और 12 महीने की 10,620 है। बक्स बाउंड्री, अगर आपको लगता है आपके किसी भी एजुकेटर क्लास में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखाया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर क्लेम कर सकते हैं, और आपका क्लेम अगर सही हो तो आपको अनअकैडमी जो है प्राइज देगा, ठीक है। एकदम इसी स्टाइल में जो है वो अमन पांडे, किसको लिख रहे हो भाई, कितना बतियाते हो। देखो भाई अमन किसको बोल रहे हैं भाई, कितना बतियाते हो, देखो पाणे बाबा गुस्सा आ जाएंगे। देखो भाई कंट्रोल कर, ठीक है। चलो मजा आ रहा है, ठीक है, चलो आगे बात करें, आगे बढ़, ठीक है। देशांतरीय विस्तार के प्रभाव के बारे में हम बात करें, तो देशांतरीय विस्तार का जो प्रभाव है, यहाँ आ जाइए, ठीक है ना। तो देशांतरीय विस्तार हम देखते हैं कि जो पूर्वी देशांतर का विस्तार हमें कहाँ देखने को मिलता है, ठीक, 82.5 डिग्री उत्तर पूर्वी देशांतर जो है वो इलाहाबाद के निकट जो है वो मिर्जापुर से होकर जो है वो आपकी गुजरती है। और इस देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं, यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, और भारत की जो मानक देशांतर रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है ना। भारत की जो है वो मानक देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं आपके, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपके आंध्र प्रदेश से जो है ये होकर ये गुजरती है, ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जो है ये रेखा जो है गुजर रही है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए, ये आपको दिख रहा है ना, देशांतर रेखा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय मानक समय जो है, टाइपिंग एरर,
ठीक है। भारतीय मानक समय देखें 82.5 डिग्री जो है वो ग्रीनविच माध्य समय या ग्रीनविच मीन टाइम या 0 डिग्री देशांतर से जो है वो 5 घंटे 30 मिनट जो है वो आगे है। और भारतीय मानक समय के कारण ही जो हम क्या देखते हैं कि भारत में घड़ियां जो है वो सभी जगह जो है वो समान समय बताती हैं। लेकिन अगर हम यहां बात कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि भारत का जो पश्चिमी तट है, ठीक है, और जो भारत का सबसे पूर्वी तट है या भारत की जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है, इस पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों जगह अगर हम देशांतर रेखाओं के मध्य अंतर की बात कर रहे हैं तो लगभग कितना अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है ना। और 30 डिग्री का जो अंतर है, ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू अगर हम बात करें तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 4 मिनट। कितना होता है? 4 मिनट। तो 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 मिनट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 घंटे का अंतर हो जाता है। तो आप क्या देखेंगे कि पूर्व में अगर हम बात करें, ठीक है ना, पूर्व की अगर हम बात करें तो पूर्व में हम क्या देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए कि जो आपका प्रातः काल जो है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अगर हम सूर्योदय की बात करें तो मान लीजिए अगर सुबह 5 बजे अगर हो रहा है, तो गुजरात में अगर हम बात करें तो सूर्योदय हमें कब देखने को मिलेगा? सुबह 7 बजे देखने को मिलेगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि भारतीय मानक समय के कारण जो है वो भारत में जो घड़ियों में जो समय है वो हर जगह बराबर है और इसके काफी खामियाजा भी हमें भुगतने को देखने को मिलता है। खामियाजा क्या देखने को मिलता है इसका कि ऑफिस जो है, अब मान लीजिए कि शाम की अगर हम बात करें तो मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में जो है वो शाम क्या हो जाएगा, मान लीजिए 5 ही बजे जो है वो अंधेरा हो जाएगा और इधर गुजरात में आपको शाम को 7 बजे तक। तो हम क्या देखते हैं कि जो एक वर्क एफिशिएंसी है, मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश के लोग जल्दी क्योंकि सुबह हो जा रहा है तो जल्दी उठ जा रहे हैं और उसके बाद वो ऑफिस जाने का वेट कर रहे हैं कि कब 9 बजे या कब 10 बजे जो है वो ऑफिस खुलेंगे, जिसके बाद वो अपना काम कर पाएंगे। तो बहुत सारा जो है वो खामियाजा जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस पर भी बात हो रही है कि 2 जो है वो क्या किया जाए, भारत में मानक समय जो है निर्धारित कर दिया जाए जिससे कि इसकी परेशानी जो है वो ना मिले, ठीक है ना। शहनवाज आलम जी, पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ऊपर अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप अनअकैडमी पे, मैं एक बार टेलीग्राम चैनल जो है वो अभी रहिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है ना, आप लोग के लिए थी आज की क्लास में, ठीक है। और ये स्पेशल सेशन है, 11 बजे होता है इंडियन सोसाइटी का, इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके लिए जो अनलॉक कोड यूज करना है, अनूप 10 अनलॉक कोड यूज करके आप इस स्पेशल सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल को आप नोट कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पे जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली हर क्लासेस, जैसे सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लासेस है, अभी ये क्लासेस है, दोनों का लाभ मिल जाए, ठीक है ना। ये टेलीग्राम चैनल, ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ क्लासेस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। चलिए हमारी मुलाकात होगी अगले क्लास पर। कैसी लगी आज की क्लास, इसका फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। सुबह के करंट अफेयर्स क्लास का भी फीडबैक जो है वो दे दीजिएगा और अपने सारे मित्रों के साथ जो है क्लासेस के लिंक को भी साझा कीजिए कि सभी जो है इस क्लास का लाभ उठाएं। और ये जो ज्योग्राफी क्लासेस वो बेसिक ज्योग्राफी एनसीईआरटी को हम लेकर जो है वो चल रहे हैं, जिससे कि पहले आपका जो स्टूडेंट जिनका बेस क्लियर नहीं है वो अपना बेस क्लियर कर लें, और जो स्टूडेंट का जो बेस क्लियर है और उसके बाद भी छोटी छोटी जो बातें हैं जो कि हम गलतियां कर देते हैं एग्जाम में, उस गलतियों की पुनरावृत्ति, उस गलतियों को हम ना दोहराएं और अपनी जो भी चीज़, मतलब कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो अपनी तैयारी को जो है वो और अच्छी कर लें, है ना। तो मिलकर कुछ करते हैं दोस्तों और इस विश्वास के साथ करते हैं कि कुछ तो जरूर सकारात्मक होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।